कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पाठ 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अभी तक हमने गुप्त कालीन शासकों के बारे में पढ़ लिया। आज हम गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन भी बनता है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों में पहली उपलब्धि है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहन दिया। यानी तीनों धर्मों को प्रोत्साहन समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने दिया था। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। यानी गुप्त साम्राज्य के दो जो प्रमुख थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान की अगर बात करें यात्रा वृत्तांत की, तो वो क्या लिखता है गुप्त साम्राज्य के बारे में। फाहियान के विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य में सुशासन था। ये फाहियान कहता जो चीनी यात्री था। उस समय अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था, ऐसा फाहियान कहता है। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। फाहियान अपने यात्रा वृत्तांत में क्या लिखता है कि राजकाज की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। जो भी राजकीय कार्य सरकारी कार्य किए जाते थे वो संस्कृत भाषा में किए जाते थे। अब पढ़ें गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। तो गुप्तकालीन साहित्य में गुप्त काल में संस्कृत के विख्यात साहित्यकार कालिदास को गुप्त शासकों का संरक्षण प्राप्त था। यानी कालिदास गुप्तकालीन समय में हुए हैं। कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक था ये, तथा रघुवंशम महाकाव्य लिखा गया था। मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह भी गुप्त काल में ही हुए हैं। थोड़ा इसमें ध्यान दे देना कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक लिखा है और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रामायण महाभारत अपने वर्तमान स्वरूप में या रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। तो ये जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं रामायण और महाभारत का, वो गुप्त काल में ही सामने आए थे। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। गुप्त काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फीट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। ये वास्तुकला के उदाहरण हैं गुप्त काल के। अब देखते हैं गुप्तकालीन जो समाज था, सामाजिक स्थिति कैसी थी गुप्त काल में, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हमें गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे। किनके? ब्राह्मणों के कर्तव्य थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। ये ब्राह्मणों के कर्तव्य थे। आगे देखते हैं
तो क्षत्रिय का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना और वैश्य का कार्य था व्यापार और वाणिज्य का कार्य करना। शूद्र सेवा प्रदाता था। गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन शिथिल होने लगा, फिर भी वर्णों का आधार गुण और क्रम न होकर जन्म ही था। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी और स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था। पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था गुप्तकालीन समय में, और स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। आगे बढ़ते हैं। कायस्थ युग में एक वर्ग था। कायस्थ जो था गुप्त काल में एक वर्ग था, परंतु आगे चल के यह एक जाति के रूप में सामने आता है। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है, या नारी का स्थान उस समय ठीक ठाक था, स्थिति मजबूत थी नारी की। और आगे देखते हैं। पुत्र के अभाव में संपत्ति जो थी उस पर पत्नी का प्रथम अधिकार था गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।